हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल G3 इंस्टीट्यूशन में, जिसमें आज हम बात करेंगे ध्वनि यानी कि साउंड से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में, जो टीटी और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी या विद्युत चुंबकीय। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, या उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यह कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज के बीच है, 1000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है, या 20 हर्ट्ज से कम है। तो पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, कभी कभी सुनी जा सकती है, या इनमें से कोई नहीं। तो पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? न्यूटन ने, गाल्टन ने, हर्ट्ज ने, या फैराडे ने? तो पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले गाल्टन ने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदों का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन, या प्रतिध्वनि का निर्धारण? तो शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन प्रतिध्वनि का निर्धारण का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कीड़ा तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, या सबसोनिक तरंग? तो कीड़ा तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि का तात्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर, या आयाम पर? तो ध्वनि का तात्व यानी कि पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंग का, ऑक्सैलिक अम्ल का, अपश्रव्य तरंग का, या कार्बन डाइऑक्साइड का? तो विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज, या 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण सुनाई नहीं पड़ता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं,
चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, उसकी आंख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है, या कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन ए है चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। कारण है चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं। ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है। तो चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं। इसमें ए सही है परंतु आर गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 664 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 166 मीटर प्रति सेकंड या 100 मीटर प्रति सेकंड। तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। स्टील में, वायु में, निर्वात में या जल में। तो स्टील में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, या प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। तो बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है और इसका कारण है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड, 320 मीटर प्रति सेकंड, 110 मीटर प्रति सेकंड या 232 मीटर प्रति सेकंड। तो वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि में वेग का मान सबसे कम होता है। ठोस में, द्रव में, गैस में या पारा में। तो ध्वनि के वेग का मान सबसे कम गैस में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में समान होता है, भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है, भिन्न भिन्न होता है और द्रव में सबसे कम होता है, भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे कम होता है। तो ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? हवा, ग्रेनाइट, पानी में या लोहा में? तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर लोहा के माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, या आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यह कथन सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, या तापमान के घटने से
घटता है। तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न का कथन ए है, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। उसका कारण है प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है। तो रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है, और इसका कारण है प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। तो ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। पराध्वनि विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, या प्रकाश की चाल से। तो पराध्वनि विमान ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं स्थायित्व संख्या, लैप्लास संख्या, ऑक्टेन संख्या या मैक संख्या। तो वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है ध्वनि के, जलयान के, वायुयान के या अंतरिक्ष यान के। तो मैक अंकों का प्रयोग वायुयान के वेग के संबंध में किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फान में, डेसी में, डेसिबल में या डेसिमल में। तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है 20 से 30 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल या 90 से 100 डेसिबल। तो साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आखिरी प्रश्न देखते हैं। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि, साधारण वार्तालाप, गली के शोरगुल की आवाज या किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। तो 100 डेसिबल का शोर स्तर किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल के संगत होगा, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो गाइज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।